Hello guys, in this video we will discuss single bit error detection and correction by using Hamming codes. ये एरर क्या है और इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन यदि किसी डेटा का कोई बिट चेंज करता है तो इसको हम एरर कहते हैं। ये हमारा एक कंप्यूटर है जिसको हम सोर्स कह रहे हैं और दूसरा एक कंप्यूटर है जो डेस्टिनेशन है, किसी नेटवर्क टोपोलॉजी से कनेक्टेड है ये, और सोर्स से डेस्टिनेशन हम किसी डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। सपोज ये डेटा हमारा दिया हुआ है 1001011। यदि इस डेटा का सारा बिट इसी फॉर्म में डेस्टिनेशन को मिल गया, इसका मतलब डेटा मेरा करेक्ट फॉर्म में डेस्टिनेशन को अवेलेबल हो गया। इन केस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन यदि ये डेटा इस फॉर्म में नहीं मिलकर कुछ इस तरह से मिलता है 1001010, तो यहाँ पर एक बिट का चेंज हो गया। इसी चेंजिंग को हम एरर कहेंगे। अब ये चेंजिंग क्यों होता है, इसके पीछे मेल फंक्शनिंग ऑफ नेटवर्किंग हो सकता है। मेल फंक्शनिंग में पावर फ्लक्चुएशंस, देन हार्डवेयर प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स की वजह से यदि कोई बिट चेंज करता है तो इस चेंजिंग बिट की वजह से ही एरर एराइज होते हैं और इसी को हम कहते हैं एरर। तो डेफिनेशन में लिखा है एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द बिट ऑफ डेटा। डेटा हमारा दिया हुआ है, इस डेटा को हम बिट के फॉर्म में दिखाते हैं। चेंजेज ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ द नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम में किसी कारणवश कोई बिट चेंज करता है तो इसको हम एरर कहेंगे। और यदि एक बिट चेंज करता है तो सिंगल बिट एरर हुआ, और यदि एक से अधिक बिट चेंज कर गया, सपोज 1101010 मिला, तो यहाँ पर दो बिट की चेंजिंग हो गई। एक बिट यहाँ और दूसरा बिट यहाँ पर है, तो दो बिट की चेंजिंग हो गई, तो इसको हम डबल बिट एरर कहेंगे। इसी तरह से 3 बिट भी हो सकते हैं, 3 से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एरर हमारे होते हैं वो 3 तरह के एरर जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर का एग्जांपल, ये हमारा सिंगल बिट एरर का एग्जांपल है। सिंगल बिट एरर, एक बिट यदि चेंज किया तो ये सिंगल बिट एरर कहलाएगा, और यदि 2 बिट चेंज कर गया तो इसको हम डबल बिट कहेंगे। डबल बिट एरर। एक तीसरा भी एरर होता है जो मोर देन 2 बिट्स यदि चेंज करेगा, तो इस तरह के एरर को जनरली हम लोग बर्स्ट एरर कहते हैं। तो जनरली इस 3 तरह के एरर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंगल बिट एरर को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डबल बिट एरर को हम सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते। पता कर सकते हैं कि इसमें डबल बिट का एरर हुआ है, और यदि डबल बिट की जगह पे 3 बिट और मोर देन 3 बिट का एरर हो रहा है तो इसको बर्स्ट एरर कहते हैं, और इसमें हम डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं कि आप इसको रिट्रांसमिट कर दीजिए। इसको ना हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ना ही हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ड्यूरिंग ट्रांसमिशन यदि एक बिट का चेंजिंग होता है तो ऐसे बिट को हम सिंगल बिट एरर कहेंगे, और इसका डिटेक्शन भी होगा और करेक्शन भी होगा। लेकिन यदि कहीं 2 बिट का चेंजिंग हो गया तो इसको हम डबल बिट एरर कहते हैं, और इस तरह के एरर को हम केवल डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते। अदर जो एरर्स होते हैं 3 बिट और मोर देन 3 बिट्स, तो वैसे एरर को हम बर्स्ट एरर कहेंगे, और इस केस में डायरेक्ट हमारा डिसीजन होता है कि डेटा को फिर से रिट्रांसमिट कीजिए। इसको करेक्ट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं किया जा सकता।
तो ये 3 तरह के एरर्स हैं। इसी 3 तरह के एरर में हम फर्स्ट एरर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दूसरे वीडियो में हम डबल बिट को एरर को डिटेक्ट करने का तरीका देखेंगे। सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए हम हैमिंग कोड्स को यूज़ करेंगे। हैमिंग कोड्स के 2 फॉर्म होते हैं, एक सेक और दूसरा सेक एंड डेड। तो सेक सिंगल एरर करेक्शन, डेड डबल एरर डिटेक्शन, ये हमारा कंसेप्ट होता है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल 1 दिया हुआ है। ये सेंडर है, सेंडर ने डेटा सेंड किया सपोज 1001011 और रिसीवर को मिला 1001010। तो यहाँ सिंगल बिट की चेंजिंग हो गई, इसलिए ऐसे एरर को हम सिंगल बिट एरर कहेंगे। इन दिस एग्जांपल 1 बिट चेंजेस फ्रॉम 1 to 0, ये 1 से 0 चेंज हो गया। दिस इज सिंगल बिट एरर। वी कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट सिंगल बिट एरर बाय सेक मेथड। ये हैमिंग कोड्स का मेथड है जिसमें 2 मेथड हम लोग देखेंगे, सेक एंड डेड। दूसरा हमारा एग्जांपल है, ये मेरा डेटा है और इस डेटा को सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर के पास कुछ इस फॉर्म में मिला जिसमें 2 बिट की चेंजिंग हो गई। ये 0 से 1 हो गया और ये 1 से 0 हो गया। तो इन दिस एग्जांपल 2 बिट चेंजेस, दिस इज अ double bit error. This type of error can be detected but cannot be corrected. To detect this type of error, we use secDead method, जो कि हमारा हैमिंग कोड्स का दूसरा मेथड है। तो इस तरह से ये सिंगल बिट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1। दूसरा हमारा डबल बिट एरर का एग्जाम्पल है और तीसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सेंडर ने डेटा सेंड किया लेकिन रिसीवर को जो डेटा मिला उसमें 3 बिट की चेंजिंग हो गई। तो ऐसे एरर को हम बर्स्ट एरर कहेंगे, 3 बिट हो या 4 बिट हो। तो वैसे केस में इस तरह के एरर को बर्स्ट एरर कहा जाएगा। इन दिस एग्जांपल 3 बिट चेंजेस, दिस इज अ बर्स्ट एरर। इन दिस केस वी रिट्रांसमिट द डेटा। अब डेटा को हम लोग जब रिट्रांसमिट करते हैं तो इसमें कई तरह के चीज़ें होती है, जैसे डिटेक्शन का काम करना होता है, करेक्शन का काम करना होता है। तो डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड होता है सिंपल पैरिटी, जिसमें इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है 2 डायमेंशन पैरिटी चेक। तीसरा है चेकसम और चौथा है CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसमें चेकसम और CRC ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगले किसी और वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल पैरिटी बिट में इवन और ऑड के थ्रू कैसे हम चेक करते हैं ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये डिटेक्शन मेथड है। करेक्शन के लिए हम लोग हैमिंग कोड्स यूज करते हैं और हैमिंग कोड्स में 2 मेथड है, सेक एंड सेकडेड। सेक यूज करते हैं हम सिंगल बिट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। सेक एंड डेड यूज करते हैं हम लोग डबल बिट एरर डिटेक्शन के लिए। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल पैरिटी, इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी। अब पैरिटी क्या होता है इसको पहले हम लोग जानते हैं। यदि कोई डेटा हमारा दिया हुआ है, सपोज 0 1 1 1 0 दिया हुआ है, ये मेरा 5 बिट का डेटा है और इस डेटा में नंबर ऑफ 1 को हम काउंट करें तो नंबर ऑफ 1 हमारा 3 आ रहा है। अब इस 3 1 को इवन बनाने के लिए हम कौन सा यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट ऐड करें जिससे कि नंबर ऑफ 1 की संख्या हमारा इवन हो जाए। तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट यदि हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 3 + 1 हमारा 4 हो गया, जो कि इवन नंबर है। तो ये हमारा डेटा कहलाएगा और ये हमारा एक्स्ट्रा बिट कहलाएगा, एक्स्ट्रा बिट। जो हमारा डेटा है और जो एक्स्ट्रा बिट है, इन दोनों में हमारा नंबर ऑफ 1 की संख्या इवन आनी चाहिए। तो यदि इवन आता है तो इसको हम कहेंगे इवन पैरिटी।
इसको हम कहेंगे इवन पैरिटी, और इसमें जो बिट यूज होगा उसको हम कहेंगे पैरिटी बिट। तो यहाँ पैरिटी बिट हमारा 1 हो गया। किसी किसी जगह पे यदि हमारा कुछ इस तरह का डेटा दिया हुआ है 0 1 1 0 0, ये भी 5 बिट का डेटा हमने लिया, और यहाँ पर नंबर ऑफ 1 की संख्या हमारा दिया हुआ है 2। तो इसमें एक्स्ट्रा बिट में हम कौन सा बिट ऐड करें कि नंबर ऑफ 1 की संख्या हमारा इवन रहे। 1 यूज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा और 2 + 1 3 ऑड मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पे 0 रख दें तो हमारा नंबर ऑफ 1 डेटा में 2 है, और एक्स्ट्रा बिट में हमारा नंबर ऑफ 1 की संख्या 0 है। अब इन दोनों को सम करें तो हमारा 2 मिलता है। तो ये हमारा इवन पैरिटी है। तो डेटा किस तरह का है इस पर डिपेंड करेगा कि इवन पैरिटी में पैरिटी बिट 0 होगा या 1। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इसके लिए पैरिटी बिट हमारा 1 हो गया, इसके लिए हमारा पैरिटी बिट 0 हो गया, और दोनों ही केस में ये भी हमारा इवन पैरिटी का एग्जाम्पल है और ये भी मेरा इवन पैरिटी का एग्जाम्पल है। इसी तरह से ऑड पैरिटी भी ले सकते हैं। यदि हम इसी डेटा का ऑड पैरिटी लें, ये दोनों एग्जाम्पल हमारा इवन पैरिटी है। यदि इसको हम ऑड पैरिटी में रखें कुछ इस तरह से 0 1 1 1, और हम ऑड पैरिटी की बात करनी है, तो ये मेरा डेटा है। यहाँ पर हम कौन सा एक्स्ट्रा बिट रखें कि हमारा नंबर ऑफ 1 की संख्या अब ऑड हो। ये मेरा डेटा है और ये मेरा एक्स्ट्रा बिट है, जिसको रिडंडेंट बिट भी बोलते हैं हम लोग। तो डेटा बिट में हमारा नंबर ऑफ 1 की संख्या 3 है, और यहाँ पर हम कौन सा बिट रखें 0 और 1 में कौन सा बिट रखें कि नंबर ऑफ 1 की संख्या हमारा ऑड रहे। तो यदि यहाँ पे हम 0 रख दे तो 3 + 0 ये हमारा 3 होगा। इस तरह से ये मेरा ऑड पैरिटी है, और इस जगह पे पैरिटी बिट हमारा 0 हो जाएगा। तो इसी डेटा का यदि ऑड पैरिटी निकालते हैं तो पैरिटी बिट मेरा 0 हो जाएगा, और इस डेटा का इवन पैरिटी निकालते हैं तो पैरिटी बिट हमारा 1 होगा। इस एग्जाम्पल को यदि हम लोग कंसीडर करें ऑड पैरिटी में 0 1 1 0 0, ये मेरा डेटा है, और एक्स्ट्रा बिट में हम कौन सा बिट रखें कि नंबर ऑफ 1 की संख्या ऑड हो जाए। तो यहाँ पर डेटा में जो नंबर ऑफ 1 है वो 2 है, ये 0 है हमारा, नंबर ऑफ 1 की संख्या 2 है, और यहाँ पर हम कौन सा रखें बिट 0 और 1 में कि ये ऑड बन जाए। 0 रखने से ये इवन ही रह जाएगा। यदि हम यहाँ पे 1 रख दें तो अब 2 + 1 2 हमारा डेटा में है और 1 हमारा एक्स्ट्रा बिट में है। तो 2 + 1 ये हमारा 3 हो गया, जो कि ऑड है। तो नंबर ऑफ 1 यदि ऑड हो तो इसको हम ऑड पैरिटी कहते हैं, और पैरिटी बिट हमारा 1 हो। तो इसी डेटा का इवन पैरिटी आप देख रहे हैं 0 है, और इस डेटा का ऑड पैरिटी देखें तो हमारा 1 है। तो कहने का मतलब है सेम डेटा का आप कौन सा पैरिटी ले रहे हैं, इवन पैरिटी ले रहे हैं या ऑड पैरिटी ले रहे हैं। इवन पैरिटी के केस में हमारा जो पैरिटी बिट होगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ऑड पैरिटी के केस में नंबर ऑफ 1 की संख्या हमारी ऑड होनी चाहिए। ये हमारा 2 टेक्निक होता है। आप दोनों टेक्निक में किसी भी टेक्निक को एल्गोरिदम में यूज कर सकते हैं, इवन पैरिटी भी और ऑड पैरिटी भी। जनरली जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उस एल्गोरिदम्स में इवन पैरिटी को लेकर के लोग काम करते हैं। हम भी इसी इवन पैरिटी को लेकर के काम करेंगे। विकिपीडिया में पैरिटी बिट का जो डेफिनेशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से है। अ पैरिटी बिट और चेक बिट, ये हमारा पैरिटी बिट या चेक बिट इज एडेड टू अ बाइनरी कोड। ये मेरा बाइनरी कोड है, इसके साथ इसको हम ऐड करते हैं। पैरिटी बिट्स आर अ सिंपल फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड। एरर डिटेक्ट करने का ये हमारा एक सबसे सिंपल मेथड होता है,
जो हम यहाँ पे आपको बताए सिंपल पैरिटी बिट से। आइदर इवन के थ्रू भी हम कर सकते हैं डिटेक्ट या ऑड से भी। पैरिटी बिट्स आर जनरली अप्लाइड टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, टिपिकली 8 बिट ऑक्टेट्स। 8 बिट का कोई डेटा है तो उस पर आप इस पैरिटी बिट को, सिंपल पैरिटी को यूज कर सकते हैं। ऑल्दो दे कैन ऑल्सो बी अप्लाइड सेपरेटली टू एन इंटायर मैसेज स्ट्रिंग ऑफ बिट्स। इस सेंटेंस का मतलब हो गया, यदि नंबर ऑफ बिट की संख्या, डेटा में नंबर ऑफ बिट की संख्या अधिक है तो वैसे केस में आप उस मैसेज को स्मॉल पीस में डिवाइड कर दीजिए 8-8 बिट का, और इस 8-8 बिट के मैसेज को सेपरेटली आप सिंपल पैरिटी से चेक कर सकते हैं, और 1 by 1 फर्स्ट डेटा सेट, देन सेकेंड और थर्ड, इस तरह से 1 by 1 इस मैसेज को, सब मैसेज को हम चेक कर सकते हैं, और फाइनली हम बता सकते हैं कि हमारे मैसेज में कोई एरर नहीं है। इवन पैरिटी, टोटल नंबर ऑफ बिट 1 मस्ट बी इवन इन डेटा एंड रिडंडेंट बिट्स। जो एक्स्ट्रा बिट कह रहे हैं उसको रिडंडेंट बिट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखें इवन पैरिटी ऑफ 0 1 0 0। इसमें डेटा हमारा दिया हुआ है और इस डेटा में नंबर ऑफ 1 की संख्या 1 है और ये मेरा एक्स्ट्रा बिट है। यदि इस बिट को ऐड कर दें तो +1 हमारा नंबर ऑफ 1 की संख्या डेटा और रिडंडेंट या एक्स्ट्रा बिट में 2 हो गई, जो कि इवन है, तो इसकी इवन, इस डेटा की इवन पैरिटी हो गई 1। इसी तरह से ये मेरा दूसरा डेटा है जिसमें डेटा में हमारा 2 1 है और जो एक्स्ट्रा बिट में हम रख रहे हैं रिडंडेंट बिट में वो 0 है, तो यहाँ पे 1 की संख्या हमारा 0 है, दोनों को ऐड करेंगे इवन आ रहा है। नंबर ऑफ 1 की संख्या चूंकि इवन है बोथ केसेज में, इसलिए ये हमारा इवन पैरिटी का केस है। इस डेटा का पैरिटी बिट हो गया 1 और इस डेटा का पैरिटी बिट हो गया 0, इवन पैरिटी। इसका भी इवन पैरिटी 1। अब इसी तरह से ऑड पैरिटी का एग्जांपल लें तो ऑड पैरिटी कहता है टोटल नंबर ऑफ बिट 1 मस्ट बी ऑड इन डेटा एंड रिडंडेंट बिट्स। डेटा और रिडंडेंट या एक्स्ट्रा बिट में नंबर ऑफ 1 की संख्या ऑड रहनी चाहिए। डेटा में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ 1 की संख्या 1 है और इस जगह पे 0 दिया हुआ है, तो 0 और एक्स्ट्रा बिट में 1 की संख्या हमारा 0 है, तो दोनों को ऐड करें तो नंबर ऑफ 1 की संख्या ऑड आ रही है, तो ये हमारा ऑड पैरिटी होगा और इसकी पैरिटी बिट हो जाएगी 0। दूसरे एक एग्जाम्पल में 0 1 1 0, यहाँ पर हमारा डेटा दिया हुआ है, डेटा में 2 1 दिए हुए हैं और एक्स्ट्रा बिट में 1 है, तो 2 + 1 ये भी मेरा 3 है जो कि ऑड है, इसलिए इस डेटा का ऑड पैरिटी 1, इस डेटा का ऑड पैरिटी बिट 0। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। हम एक टेबल थोड़ा सा दे दें जस्ट समझने के लिए कि पैरिटी बिट कैसे हम लोग देखते हैं। ये हमारा डेटा है, इस डेटा में हम 1 की संख्या को काउंट करते हैं और यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा बिट है जिसको रिडंडेंट बिट कह रहे हैं। दोनों में 1 की संख्या को काउंट करनी है। यहाँ पर 4 है और ये 1 है, 4 + 1 5। चूंकि नंबर ऑफ 1 की संख्या 5 आ रही है तो ये ऑड पैरिटी का केस होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा में 1 की संख्या 4 है और एक्स्ट्रा बिट में 1 नहीं है, 4 + 0, तो इसका सम 4 आ रहा है, इसलिए चूंकि ये इवन है इसलिए इवन पैरिटी कहलाएगा। इस जगह पे आप देख रहे हैं डेटा में 5 1 दिए हुए हैं जिसको रेड से दिखाया है और यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट में 1 दिया हुआ है, तो 5 + 1 दैट इज 6, इवन है, इवन की वजह से ये इवन पैरिटी केस बनेगा। 3 2 5, इसमें 5 है और यहाँ पे 0 है, 5 + 0 ये हमारा ऑड मिल रहा है इसलिए ये ऑड पैरिटी कहलाएगा। यहाँ पे 3 है और इस जगह पे एक्स्ट्रा बिट में 1 है, 3 + 1, तो ये हमारा 4 है, इसको हम इवन पैरिटी कहेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 की संख्या 0 है, यहाँ भी 0 है और मैथ में हम जानते हैं कि 0
प्लस 0 का सम 0 होगा और 0 हमारा ऑलवेज इवन पैरिटी होता है, तो ये भी मेरा इवन पैरिटी का केस होगा। यहाँ पर डेटा 1 1 1 0 0 दिया हुआ है, तो डेटा में 4 1 दिए हुए हैं और एक्स्ट्रा बिट में 0 है, तो 4 प्लस 0 इवन आ गया, इसलिए इसको भी हम इवन पैरिटी कहेंगे। इस तरह से हम लोग इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी कहते हैं, और ये मेरा पैरिटी बिट कहलाएगा इस कॉलम का। हमने अभी देखा कि पैरिटी बिट क्या होते हैं, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी क्या होते हैं, और इसके ऊपर हमने देखा कि डिटेक्शन के लिए हम लोग कई डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। सिंपल पैरिटी बिट जिसमें इवन या ऑड पैरिटी को यूज कर सकते हैं, 2 डायमेंशन पैरिटी बिट, या आप यूज कर सकते हैं चेकसम या सीआरसी यूज कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन के लिए हमें हैमिंग कोड को यूज करना होता है, और हैमिंग कोड में 2 मेथड होते हैं, सेक एंड डेड। तो सेक का काम होता है इज यूज टू फाइंड सिंगल बिट एरर, टू फाइंड और डिटेक्ट सिंगल बिट एरर आइदर इन डेटा और पैरिटी बिट्स बाय यूजिंग पैरिटी बिट्स। और डेड का मीनिंग इज यूज टू डिटेक्ट डबल बिट्स एरर बाय यूजिंग जनरल पैरिटी, जिसको कि अप्लाइड ऑन डेटा बिट्स कहते हैं, एंड सिंड्रोम। ये एग्जॉर्स के ऑपरेशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये 2 चीजें यहाँ पे यूज करते हैं, जनरल पैरिटी और सिंड्रोम, जो डबल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सिंगल बिट एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैसे करते हैं, इसको अभी हम लोग वेन डायग्राम से देखेंगे, जो हैमिंग कोड पर बेस्ड है, और फर्दर हम इसी प्रॉब्लम को इसके मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम के थ्रू कंप्यूटर से पता नहीं चल सकता है कि कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे एरर है, किस बिट पे एरर है, उसको हम मैथमेटिकली देखेंगे। लेकिन समझने के लिए पहले इसको हम एक वेन डायग्राम से आपको दिखाते हैं कि सेक मेथड के थ्रू किस तरह से हम लोग एरर, सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करने का तरीका क्या होता है। यहाँ हमने 3 सर्कल लिए हैं, और इस 3 सर्कल में आप देख रहे हैं ये मेरा ए का सर्कल है, जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है, ये मेरा अलग कलर है, और ये मेरा ब्लैक कलर है। हमारे पास 4 बिट का डेटा दिया हुआ है, 1 1 1 0, ये 1 1 1 0 दिया हुआ है। अब इस डेटा में पता करना है, इस डेटा को देख करके हमें इवन पैरिटी को यूज करना है। तो इवन पैरिटी यूज करने के लिए यदि हम इस वाले सर्किल में देखें, तो इस सर्किल के अंदर में 3 बिट दिए हुए हैं, और ये तीनों बिट हमारा 1 है। यदि इवन पैरिटी को हम यूज करते हैं, तो इवन पैरिटी के केस में नंबर ऑफ डेटा बिट, नंबर ऑफ 1 इन डेटा बिट और एक्स्ट्रा बिट में 1 की संख्या इवन होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी 3 है, यदि हम इस जगह पे एक और 1 लगा दें, तो नंबर ऑफ 1 की संख्या हमारा इवन हो जाएगी, और ये मेरा इवन पैरिटी होगा इस सर्किल के लिए। इसी तरह से अब इस सर्किल में हम लोग देखें, तो इस सर्किल में 3 बिट है, 1 1 0, और नंबर ऑफ 1 हमारा डेटा में 2 है। तो यहाँ पर हम कौन सा इवन पैरिटी लेके हमारा इवन हो, ऑब्वियसली अभी जैसा बताया, यहाँ पर यदि हम 0 रखें तो ये मेरा इवन पैरिटी का केस होगा। इसी तरह से इस ब्लैक सर्किल में हम देखते हैं, तो ब्लैक सर्किल में नंबर ऑफ 1 की संख्या 1 1 0 में 2 है, तो यहाँ यदि हम 0 रख दें, तो इस ब्लैक का भी इवन पैरिटी हमारा 0 हो गया। इस ब्लू का इवन पैरिटी 1, इसका इवन पैरिटी 0, और इसका इवन पैरिटी 0 है। अब हमारा ओरिजिनल डेटा दिया हुआ है 1 1 0, जो कि हमने ब्लैक से दिखाया है। अब इस 1 1 0 में किसी एक जगह पे हम चेंजिंग कर दें, तो आप देखेंगे कि इस इवन पैरिटी के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे एरर है। इसको शो करने के लिए हम इसी का दूसरा फॉर्म लेते हैं। ये मेरा डेटा है जिसको कि हमने ब्लैक से दिखाया है, और
इसका इवन पैरिटी अभी जस्ट कैलकुलेट करके दिखाया जो कि 1 आ रहा था। इस सर्किल का इवन पैरिटी हमारा 0 आ रहा था और इस ब्लैक का इवन पैरिटी हमारा 0 आ रहा था। तो जो इवन पैरिटी सर्किल का है वो हम ग्रीन से दिखा रहे हैं और ओरिजिनल डेटा मेरा 110 ये दिया हुआ है ब्लैक से। अब इस जगह पर यदि हम ओरिजिनल डेटा में कहीं पर चेंज कर दें, सपोज इस 1 को हमने 0 से चेंज कर दिया, अब फिर से आप इवन पैरिटी यदि निकालते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे एरर आएगा। अब कैसे आता है आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लू कलर का सर्किल है इसमें नंबर ऑफ 1 की संख्या काउंट कीजिए, 1 1 1 3 आ रहा है, जबकि पहले हमारा इवन पैरिटी था जो कि रॉन्ग है। तो इस सर्किल में हमारा एरर आ रहा है। इसी तरह से इस सर्किल में यदि देखें तो इस सर्किल में 1 1 0 0 ये इवन पैरिटी है, इसलिए ये करेक्ट है। इस तरह से अब ब्लैक में यदि हम देखते हैं तो ब्लैक में हमको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर 0 1 0 0 यानी ये ऑड पैरिटी में जा रहा है, जबकि हम काम कर रहे थे इवन पैरिटी में। तो इस ब्लैक में भी हमारा एरर है। तो आप देख रहे हैं कि दो सर्किल में आपका जो इवन पैरिटी है वो फॉल्स हो जा रहा है, ब्लू और ब्लैक में ये मेरा सही आ रहा है। तो एरर जो हमारा इसी दो सर्किल के अंदर में है, ये हम ऑलरेडी इवन पैरिटी निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं। यदि यहाँ पर आप यूज करेंगे 1 तो इसका रॉन्ग हो जाएगा और इधर भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमें इस दोनों में देखना है। इस दोनों का कहने का मतलब है इवन पैरिटी तो हम चेंज करेंगे नहीं, तो जो भी हमारा है इस 1 1 0 में हम चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 0 करें तो भी प्रॉब्लम होगा। तो आप इस दोनों का कॉमन देखें तो यहाँ पर कॉमन ये ब्लैक आ रहा है। अब इससे ये पता चल रहा है कि यदि यहाँ पे 1 कर दें तो हमारा ये जो इवन पैरिटी का केस था वो सही आ रहा है, सब जगह पे हमारा इवन पैरिटी फिर करेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि ये इस जगह पर डेटा में हमारा एरर आया है। और यदि आपने पता कर लिया कि इस बिट पर एरर है तो करेक्ट करने का मेथड होता है कि आप इसको कम्प्लीमेंट कर दीजिए। कम्प्लीमेंट करने का मतलब है यदि यहाँ पर 0 बिट है तो इसका उल्टा 1 कर दीजिए, और यदि यहाँ पे 1 है तो इसको आप 0 कर दीजिए। तो इसको यदि हम 1 कर दें तो फिर से ये सारा केस हमारा इवन पैरिटी का सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस वेन डायग्राम से आप देख रहे हैं कि पैरिटी बिट के हेल्प से आप किसी भी डेटा का सिंगल बिट एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, और यदि डिटेक्ट हो गया तो करेक्ट करने का मेथड होता है उस बिट को आप कंप्लीमेंट कर दीजिए या इन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, 0 को 1 और 1 को 0। ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया इवन पैरिटी का। अब इसी को यदि हम ऑड पैरिटी से काम करें, जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया था कि सिंपल पैरिटी में इवन से भी चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं, और ऑड से भी। लेकिन जनरली हर एल्गोरिदम में हम इवन यूज करते हैं, तो हर जगह हम इवन की ही बात करेंगे। यहाँ समझाने के लिए हम ऑड पैरिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑड पैरिटी के एग्जाम्पल के लिए अभी इसी डेटा में हम इवन को लेकर के समझाया आपको। अभी यदि इसी डेटा में हम ऑड पैरिटी से काम करें तब भी आप डिटेक्ट करोगे कि उसी बिट पे एरर आ रहा है। तो कहने का मतलब है आप इवन से काम करो या ऑड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से हमारा काम होगा। लेकिन इवन से यूज कर रहे हैं तो सभी जगह इवन होगा, ऑड से यूज कर रहे हैं तो सभी जगह ऑड होगा। अब इसी चीज को यहाँ पे हम देखते हैं। ये हमारा ब्लू सर्किल है। यदि हम ऑड पैरिटी लेते हैं तो डेटा में इस ब्लू सर्किल में 1 1 1 ऑलरेडी 3 1 है, तो इसका ऑड पैरिटी हमारा 0 होगा। इस वाले में यदि हम लोग देखें तो 1 1 0 इवन है, तो यहाँ पर हमको ऑड पैरिटी के लिए 1 पैरिटी बिट देना होगा। इस सर्किल का ऑड पैरिटी 1 हो गया। इस जगह पर यदि आप देखते हैं तो इस जगह पर भी देखिए 1 1 0 जो कि इवन है, तो इसके लिए ऑड पैरिटी के लिए हमें एक्स्ट्रा बिट 1 रखना होगा।
तो ये मेरा ऑड पैरिटी का केस बन गया। अब ऑड पैरिटी में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑड से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेम केस लेते हैं। सेम केस के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 को 0 कर देते हैं। यदि इसको हम 0 कर दें और अब फिर से ऑड पैरिटी सबका चेक कीजिए, तो ऑड पैरिटी यदि सबका चेक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 1 0 0 इस ब्लू में आपका इवन पैरिटी आ रहा है, जबकि हम काम कर रहे हैं ऑड पैरिटी में। तो एरर मेरा इस सर्किल में है। किस बिट पर है ये बाद में पता करेंगे। अब इसी तरह से यदि हम इस ब्लैक वाले में देखें तो ब्लैक वाले में 0 1 0 1 यहाँ भी हमारा ऑड पैरिटी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो एक एरर हमारा इसमें भी है। इस 2 सर्किल में एरर है। अब तीसरे वाली सर्किल में हम चेक करते हैं 1 1 0 एंड 1, तो ये ऑलरेडी ऑड पैरिटी में है। तो आप देख रहे हैं जैसा इवन पैरिटी में हमारा केस आया था वैसे ही यहाँ भी आ रहा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा एरर है वो ब्लू और ब्लैक में है। तो इस ब्लू और ब्लैक में कॉमन हमारा ये 0 है। इस 0 को यदि हम 1 में कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दें तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप फिर से यहाँ 1 रख करके चेक कीजिए, सबकी ऑड पैरिटी सही मिलेगी। तो इस तरह से आप इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी किसी से भी आप चेक कर सकते हो कि सिंगल बिट एरर कहाँ पर है और उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम जनरली सिर्फ समझने के लिए सही है, लेकिन इस वेन डायग्राम को हम कंप्यूटर से समझा नहीं सकते, कंप्यूटर को समझा नहीं सकते कि वेन डायग्राम के हेल्प से वो डिटेक्ट कर ले। इसके लिए हम हैमिंग कोड को यूज़ करते हैं और हैमिंग कोड को यूज़ करके कंप्यूटर पता कर सकता है कि किस डेटा में सिंगल बिट की एरर हुई है और किस पोजीशन पर एरर हुआ है। यदि पोजीशन पता चल गया कि ये चौथे पोजीशन पर एरर है तो हम उस बिट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और इस तरह से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा वेन डायग्राम का केस था। हैमिंग कोड को यूज करके हम किस तरीके से सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे और डबल बिट को डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए सेक और सेक डेड मेथड, यानी सेक और सेक डेड मेथड को यूज करेंगे। सेक मेथड में सेक कोड हम बनाते हैं, इसी तरह से सेक डेड के लिए सेक डेड कोड बनाते हैं। सेक कोड और सेक डेड कोड कुछ है नहीं, इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 3 बिट होगा या 4 बिट होगा, 5 बिट होगा, ये चीज़ हम पता करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हम ले रहे हैं वो डेटा का साइज है 8 बिट। 8 बिट के डेटा यानी डेटा बिट को यदि हम डेटा बिट को n से डिनोट करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट की संख्या 8 है। अब आपको हमने बताया कि जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा में किसी भी बिट पर एरर हो सकता है। ये हम 8 बिट का डेटा ले रहे हैं 1 1 1 0, ये 8 बिट का मेरा डेटा है। इस 8 बिट में एरर हमारा इस पोजीशन पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। तो एक पोजीशन पर एरर है, इसको पता करने के लिए हमको 8 पोजीशन चेक करना होगा, यानी 8 पोजीशन में किसी भी पोजीशन पर 1 बिट का एरर हो सकता है। तो 8 बिट के डेटा के लिए हमको 8 पोजीशन पता करना होगा। 10 बिट के डेटा के लिए 10 पोजीशन पर हमको पता करना होगा कि कहाँ पर एरर आया है सिंगल बिट का। इस 8 बिट के डेटा में 8 पोजीशन पर एरर है, इसको पता करने के लिए हमको एक्स्ट्रा बिट कितना लगाना पड़ेगा। इसमें 8 बिट को पोजीशन, किस पोजीशन पर एरर है, इसके लिए हमको 8 काउंट करने होंगे और 8 काउंट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा बिट कितना चाहिए। अब एक्स्ट्रा बिट कहने का मतलब यहाँ पर जैसे 1 बिट रखें तो इस 1 बिट से हम सिर्फ 2 वैल्यू पता कर सकते हैं। यदि 2 बिट रखें तो हमारे पास पोजीशन आता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 1 बिट में हमको सिर्फ 2 है। तो 1 बिट यदि लेते हैं
तो हम सिर्फ 2 पोजीशन का पता कर सकते हैं कि एरर है या नहीं। लेकिन यदि हम 2 बिट लेकर के चलें तो 4 पोजीशन का पता कर सकते हैं। अब इसी तरह से यदि हमें 8 बिट की ज़रूरत है, तो यदि हम 3 बिट लेकर के चले तो 3 बिट लेकर के चलने पर हमारे पास जो वैल्यू आएंगे कुछ इस तरह से होंगे 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और फिर 0 1 1। लास्ट 2 बिट को रिपीट कर दीजिए 0 1 1 0 1 1 और इसके पहले 1 1 लगा दीजिए सब में। तो इस तरह से आप देख रहे इतने डिफरेंट पोजीशंस का पता कर सकते हैं। 0 का मतलब 0, ये 1, ये 2, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएं तो 4 5 6 और ये 7। 0 से काउंट कर रहे हैं तो टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए। यानी 8 बिट के पोजीशन को चेक करने के लिए कि किस पोजीशन पर एरर है, इसके लिए हमको कम से कम 3 एक्स्ट्रा बिट लेकर के चलना होगा। अब इस 3 बिट की वैल्यू क्या है, यदि 000 है तो 0 पोजीशन पर एरर है, यदि 001 है तो फर्स्ट पोजीशन पे एरर है, 010 है तो सेकंड पोजीशन पे एरर है। कहने का मतलब 8 बिट के सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए हमको 3 बिट एक्स्ट्रा बिट लेकर के चलना होगा, जिसको हम रिडंडेंट बिट भी बोलते हैं। तो ये 8 बिट के डेटा में हमको 3 बिट का रिडंडेंट वैल्यू लेकर के चलना होगा। तो ये हो गया n हमारा डेटा 8 बिट और रिडंडेंट वैल्यू हो गया 3। ये 3 कैसे निकालते हैं, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यदि डेटा की साइज आप बढ़ा दें तो ये हमारा बढ़ जाएगा। इसको निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो चीज अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि हमारा फॉर्मूला है 2 टू द पावर, आप आई भी रख सकते हो, आर भी रख सकते हो। सबसे पहले हम एक आई वैल्यू लेकर के चलते हैं कि भाई जो भी वैल्यू हमारा आई का होगा वो कितने के बराबर होना चाहिए, तो डेटा बिट के बराबर होना चाहिए। तो डेटा बिट हमारा n है और इस डेटा बिट में यदि सारा बिट मेरा करेक्ट है तो नो एरर होगा, और नो एरर के लिए भी एक काउंटिंग चाहिए। तो इसको काउंट करने के लिए हम इसमें +1 लगा देते हैं। +1 इंडिकेट करता है कि नो एरर। ये n बता रहा है कि डेटा के किस पोजीशन पर एरर है, और ये 1 बता रहा है कि नो एरर है। तो इस तरह से टोटल n+1 की वैल्यू हमको काउंट करनी है। अब n+1 को काउंट करने के लिए 2 टू द पावर i, 2 टू द पावर i रखते हैं तो i हमारा क्या होगा, यदि हम i की वैल्यू को 1 रखें, 2 टू द पावर 1 रखें तो 0 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 टू द पावर 0 रखें तो इधर हमारा n का वैल्यू इस केस के लिए 8 है, 8 + 1 9 हो गया, 8 + 1 9 हो गया। और 2 टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 9, ये मेरा रॉन्ग हो गया। तो हम 2 की पावर और बढ़ाएंगे, 0 से 1 कर दें तो इसकी वैल्यू देखते हैं इस 9 से बड़ा है या इक्वल है या नहीं, तो ये नहीं है। इसी तरह से 2 की वैल्यू को और इंक्रीज कीजिए, 2 कर दिया तो 2 से 4 आ रहा है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये भी रॉन्ग है। 3 रखिए, 2 टू द पावर 3 रखें तो 2 टू द पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये 8 है और ये 9 है, ये भी रॉन्ग है। यानी 2 टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू रखा जाए तो इसकी वैल्यू 16 है, और 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। हम 16 तक काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है इस 8 बिट के डेटा को चेक करने के लिए सिर्फ 9 ही बिट हमें काफ़ी है, बाकी जो हमारे हैं वो यूजलेस होंगे। तो 4 बिट का एक्स्ट्रा बिट लेकर के हमें चलना पड़ेगा। यही 4 बिट हमारा यहाँ पर रिडंडेंट बिट कहलाता है 4। अब प्रॉब्लम क्या है,
इसके पहले वाले एग्जाम्पल में इस 1 को ऐड नहीं किया था तो 3 बिट से काम चल रहा था, लेकिन अब हमको चाहिए 4 बिट यहाँ पे, तभी हम 8 बिट के डेटा का पोजीशन पता कर सकते हैं कि किस पोजीशन पर एरर है या नो एरर है। लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जब आप इस 8 बिट को चेंज कर रहे हैं तो इस 8 बिट के साथ इस 4 बिट को भी ऐड कर दिया आपने, तो 8 + 4, अब इस एरर तो हमारा इस 8 पोजीशन में भी हो सकता है और एरर हमारा इस 4 बिट में भी हो सकता है। तो इसको अभी हमने काउंट नहीं किया। अब इसको काउंट करने के लिए हम यदि फाइनल फॉर्मूला निकालें तो हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि 2 to the power r must be greater than equal to n प्लस यहाँ जो r की वैल्यू है r और +1 नो एरर के लिए। तो ये यदि फॉर्मूला हम यूज कर दें तो हमारा एक्चुअल बिट निकल जाएगा, जो हमारे डेटा बिट का भी एरर चेक करेगा और रिडंडेंट बिट के किस पोजीशन पर एरर है वो भी चेक करेगा और नो एरर को भी चेक करेगा। तो एक्चुअल फॉर्मूला रिडंडेंट बिट को निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है 2 to the power r n + r। अब n क्या है? n हमारा नंबर ऑफ डेटा बिट है, r हमारा क्या है? तो ये जो रिडंडेंट बिट एक्स्ट्रा बिट हम यूज करेंगे वो दिया हुआ है, और 1 क्या है? नो एरर के लिए है। r नंबर ऑफ बिट्स इन सेक कोड, ये मेरा सेक कोड, इसी r को हम सेक कोड कहेंगे। और n हमारा क्या है? तो नंबर ऑफ बिट्स इन डेटा वर्ड है, जो डेटा दिया हुआ है कितने बिट का डेटा है, 8 बिट का है तो 8 के लिए ये क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, 7 बिट कर सकता है, 5 बिट कर सकता है, 12 बिट कर सकता है, 16 बिट कर सकता है, जैसा डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। अब इसी चीज को हम यहाँ पे थ्योरेटिकली सिस्टमैटिक वे में दिखा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप सेक कोड निकालिए, यानी इस रिडंडेंट बिट को निकालिए, और सेक डेड कोड निकालने के लिए जो सेक कोड है, यदि सेक कोड का वैल्यू 4 है तो सेक और डेट की वैल्यू 4 + 1 होगी। एक एक्स्ट्रा इसमें हम यूज करते हैं, तो जिसको जनरल पैरिटी भी कहते हैं। यदि सेक कोड हमारा 5 आता है तो सेक एंड डेट की वैल्यू 5 + 1 6 हो जाएगी। तो सेक एंड डेट कोड को अलग से नहीं निकालते, सेक कोड निकालते हैं और उसमें एक बिट और ऐड कर देते हैं तो हमारा सेक एंड डेट कोड निकल जाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हम सेक कोड कैसे निकालें। सेक कोड निकालने के लिए इक्वेशन सेक कोड का दिया हुआ है 2 to the power r must be greater than equal to n + r + 1, और इसमें n हमारा डेटा बिट है जो कि यहाँ पर 8 बिट दिया हुआ है, r हमको हीट एंड ट्रायल से पता करना है। हीट एंड ट्रायल से कैसे पता करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे इस जगह पे n की वैल्यू 8 दी हुई है, r का वैल्यू क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? r की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और ये 0 हम इस इक्वेशन में रखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है 0 n + 0। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग n हमारा 8 है, r की वैल्यू को यदि हम 0 रखें तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 to the power 0 must be greater than equal to नंबर ऑफ डेटा बिट 8, और r की वैल्यू अभी करेंटली हम 0 लेकर के चल रहे हैं +1 नो एरर के लिए। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो 2 to the power 0 1 greater than equal to 8 + 0 + 1 that is 9। तो क्या ये इक्वेशन इन इक्वेशन सही है? नो, ये रॉन्ग है। तो हमारा r की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसको और बढ़ाएंगे, और ये कब तक चेक करेंगे? जब तक कि हमारा ये इक्वेशन सही नहीं हो जाता है। तो यदि हम इस 0 की जगह पे 1 रख दें तो 2 to the power 1 greater than equal to 8, n की वैल्यू, r की वैल्यू 1 + 1 नो एरर, यानी 2 to the power 1 that is 2 greater than equal to 8 + 1 + 1 10। ये हमारा करेक्ट इक्वेशन नहीं है, ये भी मेरा रॉन्ग होगा। अब इसी तरह से r की वैल्यू को यदि हम 2 लेकर के चलें तो 2 to the power 2 greater than equal to
8 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 प्लस 2 दैट इज 11 और इधर वैल्यू आ रहा है 4। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नो, ये भी मेरा रॉन्ग है। तो आप देख रहे हैं ये 2 तक सही नहीं है, तो 3 पर हम चेक करेंगे। 3 पर यदि हम चेक करें तो r की वैल्यू 3 और इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 8 प्लस 3 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करें तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, नो, ये भी मेरा रॉन्ग है। तो अब 3 पर भी नहीं मेरा काम बन रहा है, हम 4 पर चेक करेंगे और यही हमारा सिलसिला बना रहता है। कुछ एक्सरसाइज के बाद डायरेक्ट पता चल जाता है कि हमारा 3 पे काम नहीं चलना है, 4 पे नहीं काम चलना है, तो हम 5 से शुरू करेंगे। तो इनिशियल के लिए हमने ये सारा चीज़ आपको बता दिया। यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा वैल्यू है उस फॉर्मूले में रखने पर 3 तक तो हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हम इसकी वैल्यू को और आगे बढ़ाएंगे। अब r इक्वल टू 4 पर हम चेक करें, 2 टू द पावर 4 8, r की वैल्यू 4 प्लस 1, 8 4 12 1 13 और इधर 2 टू द पावर 4 16। तो अब ये मेरा करेक्ट इक्वेशन बन रहा है, यानी r की वैल्यू हम 4 लेकर के चलें तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए 13 पोजीशन चेक करना और हमको इससे मिल रहा है 16 पोजीशन, जिसमें 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। यदि किसी एक बिट के बढ़ने से 16 तक में मेरा काम हो सकता है तो वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। करंट के लिए 13 बिट को यूज़ करेंगे, 13 पोजीशन को यूज़ करेंगे और 3 पोजीशन इसका यूजलेस होगा। r इक्वल टू 4 के लिए भी ये इक्वेशन सही है, r इक्वल टू 5 के लिए भी सही होगा, 6 के लिए भी सही होगा, 7 यानी 4 के बाद अब कोई भी वैल्यू r का लीजिएगा ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रखना है, तो मिनिमम रखना है तो इस सारे से ये इनइक्वेशन सही है, इसमें सबसे मिनिमम कौन है, तो मिनिमम हमारा 4 है। इसीलिए since this condition will be true for r is greater than 4, 4 और 4 से above के लिए ये सही है, but we want to use only minimum essential correction bit, हमको मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम में 4 5 6 सबके लिए ये करेक्ट, ये इक्वेशन करेक्ट होगा। इसमें मिनिमम हमारा 4 है, तो ये 4 हमारा मिनिमम है और इसी मिनिमम को हम सेक कोड कहेंगे, यही हमारा सेक कोड कहलाएगा। सेक कोड हमारा r है जिसको हम 4 कह रहे हैं, मिनिमम वैल्यू। और सेक डेड निकालना है तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, सेक और डेड निकल जाएगा। तो सेक डेड निकालने के लिए सेक निकालना ही पड़ता है, इस वजह से सेक निकाल दिया। तो सेक एंड डेड के लिए फॉर द सेक डेड सिंगल एरर करेक्ट डबल एरर डिटेक्ट कोड वी रिक्वायर 1 एडिशनल bit as overall parity. Therefore, the SecDate code will be 4 bits for this 8 bit data. 8 bit data के लिए sec कोड हमारा 4 होगा और SecDate कोड हमारा 5 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन कह रहा था कि आप सेक कोड निकाल दीजिए, सेक डेट कोड निकाल दीजिए 8 बिट डेटा के लिए। यदि डेटा बिट आप चेंज करेंगे तो फिर सेक कोड चेंज होगा और सेक कोड चेंज होगा तो सेक एंड डेट कोड भी चेंज होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अभी तक हमने पैरिटी बिट क्या है वो जाना, एरर क्या होता है, कितने तरह के एरर्स होते हैं और इस एरर को डिटेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, देन करेक्ट करने के लिए हम किस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, हैमिंग कोड में सेक और सेक डेट क्या है, सेक कोड कैसे निकालते हैं, सेक डेट कोड कैसे निकालते हैं। डिटेक्शन का एक मेथड हमने आपको सिंपल पैरिटी बताया। किसी और वीडियो में 2D पैरिटी चेक कैसे करते हैं, चेकसम से कैसे डिटेक्ट करते हैं, CRC से कैसे चेक करते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसको हम मिनिमाइज करने के लिए अपने आप को सिर्फ सिंगल बिट एरर डिटेक्शन करेक्शन तक ही लिमिट करेंगे। डबल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। चेकसम और CRC के लिए अलग से वीडियो तैयार करेंगे।
तो अब हम चलते हैं कि सिंगल बिट एरर डिटेक्शन करेक्शन कैसे होगा। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी आते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, दोनों जगह पे आते हैं। आसानी से आप इसको बना सकते हैं। डिटेक्ट एंड करेक्ट सिंगल बिट एरर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। लेट द सेंडर सेंड, ये मेरा सेंडर का डेटा है और बिट की संख्या 2 4 6 8, 8 बिट का मेरा डेटा है। एंड द रिसीवर रिसीव्स दिस डेटा, ये भी मेरा 8 बिट का है। यदि 8 बिट के डेटा को हम सेंड करते हैं तो 8 बिट का डेटा हमारे रिसीवर को मिलेगा। लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन यदि हम चेक करें 101 और यहाँ पे है आपका 100, यानी इस बिट पर एरर हो रहा है, एक बिट एरर हुआ। दूसरा देखते हैं 100 100 रेस्ट बिट हमारा सही है। तो आप बाय ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिट का चेंजिंग हो रहा है, यानी सिंगल बिट एरर का केस है। ये तो बाय ऑब्जर्वेशन हम और आप देख लिए कि एक बिट की एरर हो रही है, मगर कंप्यूटर कैसे जानेगा कि यहाँ पर एरर हो रहा है, एक बिट का एरर हो रहा है। इसी को पता करने के लिए सबसे पहले हम सेक कोड बनाएंगे। सेक कोड कैसे बनाते हैं, अभी जस्ट आपने देखा कि सेक कोड कैसे बनाया जाता है, और ये हमारा हैमिंग कोड का पार्ट होता है। तो सेक कोड बनाने के लिए हम सबसे पहले तो अपना डेटा साइज देखते हैं। डेटा साइज हमारा n = 8 बिट्स है। रिडंडेंट बिट कितना होगा, यानी सेक लेंथ या सेक कोड कितना होगा, यानी r की वैल्यू निकालना है। तो r की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ऊपर हमने दे रखा था कि सेक इक्वेशन विथ नो एरर। तो 2 to the power r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस r प्लस 1, जिसमें n हमारा डेटा बिट था, r हमारा रिडंडेंट बिट है और 1 हमारा नो एरर के लिए है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम सेक एंड कोड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए किस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसा ऊपर हमने आपको बताया कि हमको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। आर की वैल्यू को हम 3 रखते हैं। डेटा बिट मेरा 8 है, आर की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं और एक नो एरर के लिए 8 3 प्लस 1 12 है, और 2 to the power 3 का वैल्यू हो रहा है 8 8 इज ग्रेटर देन 12। नो, ये मेरा करेक्ट इनइक्वेशन नहीं बन रहा है। तो r इक्वल टू 4 पे हम चेक करेंगे। r इक्वल टू 4 को यदि रखें तो सेम इक्वेशन में 2 to the power 4 डेटा बिट 8 प्लस 4 प्लस 1, 8 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 12 प्लस 1 13, और इधर 2 to the power 4 का वैल्यू आ रहा है 16, 16 इज ग्रेटर देन 13। तो हमारा r का वैल्यू पता चल गया कि जो मिनिमम r है वो मेरा सेक लेंथ या सेक कोड 4 दिया हुआ है। यानी हम इस 8 बिट के एरर और इस 4 बिट के एक्स्ट्रा बिट में एरर कहाँ पर है और नो एरर, इन सबों के लिए हमको टोटल कितने वैल्यूज लेने होंगे। 8 बिट का डेटा, 8 बिट का डेटा और 4 बिट का एरर, यानी 4 बिट का रिडंडेंट एक्स्ट्रा बिट। तो 8 प्लस 4 यानी टोटल हमको 12 पोजीशन पर पता करना है। जिस 12 पोजीशन में हमारा 8 बिट का डेटा है और 4 बिट का एक्स्ट्रा बिट है, और ये एक्स्ट्रा बिट हमारा सेक कोड या सेक लेंथ कहलाता है। नो एरर के लिए हम कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, पोजीशन नहीं दिखाते, क्योंकि सारा 12 बिट हमारा सही है। तो 12 बिट के पर एरर नहीं है, इसके लिए हम केवल एज्यूम करके यहाँ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पोजीशन में नहीं दिखाते हैं। तो ये 12 का हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट बनाने का तरीका क्या होगा, कुछ इस तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं। ये मेरा 12 बिट का 4 लोकेशन हो गए। इसको यदि हम फिर से डबल कर दें तो 8 लोकेशन हो गया, और इसको फिर से डिवाइड करें तो 9 10 11 और एक और यहाँ पे रख दें। तो ये हमारा पोजीशन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये मेरा 12, यानी 12 बिट का
12 पोजीशन का हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और इस फॉर्मेट में डेटा कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। तो 8 बिट का डेटा आपका रखा हुआ है और 4 बिट का रिडंडेंट बिट होगा। तो रिडंडेंट बिट यदि 4 बिट का कह रहे हैं तो इसको यदि हम रिडंडेंट फर्स्ट बिट को R0 से कहें 4 बिट में और दूसरे वाले बिट को R1 कहें, तीसरे को R2 कहें और चौथे को R3 कहें, तो ये मेरा 4 रिडंडेंट बिट होगा। R0 का पोजीशन इस फॉर्मेट में कहाँ पे होगा ये हमको पता करना होगा। प्लस जो हमारा 8 बिट का डेटा है उस 8 बिट के डेटा को यदि हम 0 से काउंट करते हैं तो D0, D1, D2, D3 इस तरह से आपके पास D4, D5, D6 एंड D7 ये मेरे 8 बिट के डेटा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से काउंट कर रहे तो 0 to 7 जाएगा और ये मेरा रिडंडेंट बिट है। इस 8 बिट के डेटा को इस 12 बिट में कहाँ पर रखेंगे और इस रिडंडेंट बिट को कहाँ पे रखना है। तो इसका निकालने का तरीका होता है कि आप इस रिडंडेंट बिट में ये मेरा LSB है और ये मेरा MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको काउंट कीजिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट काउंट करें तो 0 1 2 एंड 3 और इस पोजीशन को 2 का पावर बनाइए, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3। तो इस 2 to the power 0 का वैल्यू आपका मिलेगा 1, 2 to the power 1 का वैल्यू मिल रहा है आपको 2, 2 to the power 2 का वैल्यू मिल रहा है 4 और 2 to the power 3 का वैल्यू मिल रहा है 8। यानी R0 कहाँ पे होगा तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, R1 कहाँ पे होगा तो सेकेंड पोजीशन पे होगा, R2 किस पोजीशन पे होगा, R2 के लिए फोर्थ पोजीशन आ रहा है तो ये मेरा R2 होगा और R3 मेरा किस पोजीशन पे जाएगा तो 8th पोजीशन पे जाएगा, यानी यहाँ पे R3 आएगा। अब रिमेनिंग जो बच गए वो मेरा डेटा बिट का लोकेशन है। तो डेटा में यदि LSB D0 है और MSB D7 है तो D0 को आप 3 पर रख दीजिए, D0 यहाँ पे D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। इस तरह से आपके 12 बिट हो गए, 12 पोजीशंस हो गए। तो ये फॉर्मेट हमें बनाना पड़ता है और फॉर्मेट बनाने का तरीका यही है, आप रिडंडेंट बिट कितना ले रहे हो, यदि 4 है तो उसको इस तरह से आप अरेंज करके इसका पोजीशन पता कर लो। यदि एक बिट और होता, मान लीजिए हमें 4 की जगह 5 रिडंडेंट बिट होता तो 4 और ये इसका फोर्थ पोजीशन है तो 2 to the power 4 दैट इज 16th, यानी कि जो ये 5वां रिडंडेंट बिट होता है वो 16 पोजीशन पर होता और अदर जो डेटा है वो रिमेनिंग प्लेसेस पे होते। तो इसी के लिए हमें ये चीज कैलकुलेट करना होता है, सेक कोड कैलकुलेट करना होता है और ये फॉर्मेट हमें तैयार करना होगा। हमने सबसे पहले सेक कोड निकाल लिया। फॉर सेक डेट, यदि इसमें सेक डेट निकालना हो तो ऑब्वियसली सेक डेट के लिए हमको 4 की जगह पे 5 बिट लेकर के चलना होगा, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिखा रहे हैं कि जो हमारा R0, R1, R2, R3 है। Now we find the parity bit position to check the error at all data and redundant bit। कौन सा पैरिटी बिट किस डेटा बिट को और रिडंडेंट बिट को अफेक्ट करता है। तो जहां पे 1 है ये R0 हमारा पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 5, 7 इस पोजीशन पर ये इफेक्ट करेगा, यानी कि इस R0 का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है ये चीज हम यहाँ पे इस टेबल में दिखाएंगे। इसी तरह से R1 किस किस बिट को अफेक्ट करता है, R2 किस किस बिट को अफेक्ट करता है। जिस बिट को अफेक्ट करेगा उसकी वैल्यू 1 से डिनोट की हुई है। तो
ये किस बिट पर इफेक्ट करेगा, किस पोजीशन पर इफेक्ट करेगा, इसको जानने के लिए चूंकि हमारा रिडंडेंट बिट 4 बिट का है तो 2 टू द पावर 4 दैट इज 16 आता है। यदि 0 से काउंट करें तो 0 टू 15, तो आप 0 टू 15 लिख दीजिए। और 0 टू 15 में 15 का यदि हम यहाँ पे ये निकालें, 15 का हम बाइनरी वैल्यू निकालें तो इसके लिए 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो 4 बिट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जब 0 का आप बनाएंगे तो 0 तो सिंगल बिट से भी दिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू के लिए 4 बिट है तो इसको भी हमें 4 बिट में दिखाना होगा। और ये टेबल बाइनरी वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप R0 के वैल्यू को 0101 इस तरह से 16 पोजीशन तक ले जाइए, 0101। और सेकेंड पोजीशन पर R1 है तो R1 पर 2 दिया हुआ है, आप 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 रिपीट करते हुए 15 तक चले जाइए। इसी तरह से जो थर्ड बिट है वो 4 है तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 लिख दीजिए। और ये मेरा 8 बिट का है तो 8 बिट 8 0 और 8 1 यानी 16 हो गए हमारे। तो इस तरह से आपका 0 का 4 बिट में बाइनरी हो गया, ये 1 का 4 बिट में बाइनरी हो गया। एक्चुअल में कहें तो ये मेरा बाइनरी वैल्यू है 0 का। 9 का बाइनरी वैल्यू हो गया 1 0 0 1, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसकी डेसिमल वैल्यू आपको 9 मिलेगी। तो टेबल बनाने का आसान तरीका हमने बता दिया। फर्स्ट को अल्टरनेट, सेकंड को 2 बिट 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 को रिपीट कीजिए, थर्ड में 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, इसमें 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1। यदि पांचवा रिडंडेंट बिट होता तो 2 टू द पावर 4 का वैल्यू हो गया 16, 16 टाइम 0 16 टाइम 1 कर दीजिए, आपका 2 टू द पावर 4 यानी 16 का जो हमारा वैल्यू आएगा वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यदि इसी चीज को हम देखें तो ये R0 हमारे 12 बिट में किस किस बिट को चेंज कर रहा है या किस किस पोजीशन को अफेक्ट करेगा। तो जहां जहां 1 है यानी से फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन रेड से हमने दिखाया है और इधर ग्रीन से दिखा रहे हैं। तो ग्रीन से इसलिए दिखा रहे हैं कि हमको जरूरत है सिर्फ 12 पोजीशन का, लेकिन हमारे पास 3 एक्स्ट्रा है तो ये मेरे लिए यूजलेस है, इस डेटा में इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको हमने ग्रीन से दिखाया है। इस फर्स्ट पोजीशन पर हमें यहीं तक का रिक्वायरमेंट है, ये यहीं तक का रिक्वायरमेंट है, और इसमें भी आपका रिक्वायरमेंट है, इसी लोकेशन तक रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आपका इसी लोकेशन तक रिक्वायरमेंट है, इसमें लोकेशन यहाँ तक है 12 तक। तो रेस्ट जो 1 है वो मेरे लिए काम का नहीं है तो इसको हम ग्रीन से दिखाते हैं, लेकिन पोजीशन तो बताना होगा क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं। तो ये पोजीशन हम केवल दिखा दिए। हाँ, ये रेड 1 हमारा इफेक्ट करेगा, फिर ये जो वायलेट कलर हमने दिया है 8 रिडंडेंट बिट सेकंड के लिए यानी R1 के लिए, वो अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्टेड होगा। इसी वैल्यू को हम नोट करेंगे। R0 के लिए 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, R1 के लिए 6 7 10 11, और ये चीज हम ये यहाँ पे अभी दिखाते हैं आपको। R0 कैलकुलेट करने के लिए अभी आपको हमने बताया कि R0 किसको किसको इफेक्ट कर रहा है। तो R0 1 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 को, जिसमें 13 और 15 मेरे लिए काम का नहीं है तो हमने ग्रीन से दिखा दिया, ये काम का है। इसी तरह से R1 वायलेट कलर से दिखा रहे हैं, आपका 2 है 3 है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, 6 है 7 है, देन 10 11 और 14 15, लेकिन ये 14 15 मेरे काम का नहीं है, ग्रीन वाले को हम इग्नोर करेंगे हर एक पोजीशन पर, ये मेरे काम का नहीं है।
R2 के लिए हम चेक करें तो ये हमारा है 4, 5, 6 एंड 7, 4, 5, 6, 7, और इधर है हमारा 12, 13, 14, 15, लेकिन सिर्फ 12 हमारे काम का है, 13, 14, 15 काम का नहीं है। लास्ट R3 को कैलकुलेट करें तो 8 to 15, 8 to 15 में हमारा सिर्फ 8 to 12 काम का है, 8, 9, 10, 11, 12 और रेस्ट 13, 14, 15 मेरे काम का नहीं है। ये मेरा वैल्यू हो गया, और इसी वैल्यू को यूज करते हुए हम पैरिटी बिट निकालेंगे। R0 के लिए आप लिख सकते हो कि R0 कैलकुलेट करना है, यानी पहला रिडंडेंट बिट क्या होगा, इसकी पैरिटी निकालिए। निकालने के लिए आपको किस किस पोजीशन का बिट लेना है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। इस डेटा के लिए ये हमारा काम का नहीं है, इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। R1 के लिए इसी तरह से आपको 2 से 11 तक, R2 के लिए 4 से 12 तक हम दिखाएंगे सारे, लेकिन यूज करेंगे सिर्फ इतने को ही। R3 में हम 8 to 12 को यूज करेंगे। सेंडर पर भी इसी को यूज करेंगे और रिसीवर पर भी यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेंडर पर R0, R1, R2, R3 कैलकुलेट करने के लिए भी इसी फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं, और रिसीवर पर भी सेम चीज, लेकिन दोनों में अंतर है। सेंडर में फर्स्ट पोजीशन हमको कैलकुलेट करना है, यानी ये वाली वैल्यू हर एक के लिए, R0 के लिए 1, R1 के लिए 2, R2 के लिए 4 और R3 के लिए 8, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, लेकिन रेस्ट की वैल्यू हमको मिल जाएगी, 3 से 11 तक का वैल्यू मिलेगा सेंडर पर। और यहाँ पे R1 के लिए 3 से 11 मिलेगा, R2 के लिए 5 से 12 मिलेगा, और R3 के लिए 9 से 12 मिलेगा। सेंडर पर ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, और इसी बिट को यूज करते हुए 3 to 11 को यूज करके हम इस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रिसीवर पर हम इस पूरे को यूज करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 को, R1 के लिए 2, 3, 11 एंड सो ऑन। इसको यूज करते हुए हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं, डेटा एंड रिडंडेंट, जो हैमिंग कोड पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला हमारा R0 का वैल्यू कैसे निकाला, वो आपको हम जस्ट बता दिए थे कि R0, R1, R2, R3 एंड R3, इसको 0, 1, 2, 3 आप पोजीशन राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए। 2 का पावर 0 बनाइए, 2 का पावर 1, 2 का पावर इसका जो पोजीशन है 2 to the power 3। अब 2 to the power 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 to the power 1 2 है, 2 to the power 3 सॉरी 2 ये हमारा 4 है, और 2 to the power 3 हमारा 8 है। यानी R0 का पोजीशन होगा 1, जो कि हमने R0 को यहाँ पे रख दिया। R1 का पोजीशन होगा 2, ये हमने सेकेंड पोजीशन पे रख दिया। R2 का पोजीशन है 4, वो हमने फोर्थ को रख दिया, और R3 का पोजीशन है 8, वो हमने 8 पे रख दिया, और रिमेनिंग प्लेस पर हम डेटा को रख दिए D0, D1, जिसको आसमानी कलर से हमने दिखाया है। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट बन के तैयार है। ये वैल्यू क्या होगा, D0, D1, D7, तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि सेंडर का डेटा क्या है। सेंडर ने जो डेटा सेंड किया है उसी वैल्यू को यहाँ पे रखना है। R0, R1, R2, R3 ये हमें कैलकुलेट करना है इसको यूज करके। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या हो गया, सबसे पहला काम होता है सेक कोड निकालना, जो अभी हम ऊपर में निकाल करके आपको दिखाया। सेक कोड से हमको पता चल गया कि R की वैल्यू 4 होगी। अब इस R के 4 के वैल्यू से हम इसका R0, R1, R2, 3 का टेबल बनाते हैं, और उसमें पता करते हैं कि R0 अफेक्टेड कहाँ कहाँ पे है। जितना डेटा लेंथ है उसी डेटा लेंथ के अंदर हम काम करते हैं, और उसके ऊपर की सारी वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, उसको हम इग्नोर करेंगे ये वैल्यू को, क्योंकि 12 तक ही हमको चाहिए, तो 12 तक का डेटा हम रखते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं।
R0 अफेक्टेड है इतने इतने लोकेशन पर, R1 इस तरीके से। अब R0 इस डेटा फॉर्मेट में कहाँ पे होगा, इसका फॉर्मूला ये है, ऊपर भी बताया, यहाँ भी आपको रिपीट कर दिया। फॉर्मेट पता करने के बाद अब नेक्स्ट काम हमारा रह जाता है कि इसको सेंडर पर कैसे यूज करें। Above format will be used by both sender and receiver। इसी फॉर्मेट को हम सेंडर पर भी यूज करेंगे, रिसीवर पर भी यूज करेंगे। अब सेंडर पर हमारा जो डेटा दिया हुआ है, आप यदि डेटा देखेंगे तो ऊपर के क्वेश्चन में आप डेटा देख सकते हैं। डेटा हमारा दिया हुआ है 101101। इसको हम ऐसा करते हैं, ये हमारा डेटा का साइज है और वो डेटा को हम यहाँ दिखाते हैं। ये मेरा डेटा है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेंडर डेटा है ये। इसी तरह से रिसीवर डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है जो ऊपर दिया हुआ है। अभी हम सेंडर का काम कर रहे हैं तो सेंडर के लिए ही हम केवल अभी चेक करेंगे। ये सेंडर डेटा है और फॉर्मेट अभी आपने देखा कि 1 से 12 तक का फॉर्मेट है। ये मेरा R0 का पोजीशन है, R1 का पोजीशन है, R2 का पोजीशन है, R3 का पोजीशन है, D0 D1। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा D0 है, ये मेरा D0 है, D1 है, ये मेरा D2 है, D3 है, ये मेरा D4 है, D5 है, D6 है और ये मेरा D7 है। आप देख सकते हो यही वैल्यू हमने रखा है। D7 1, D6 0, D5 1, D4 1 और D3 0, D3 0, D2 0 और D1 1 एंड D0 0। तो डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेंडर ने जो डेटा सेंड किया उसी डेटा को हम यहाँ पे फीड कर दिए अपने 12 बिट के 12 पोजीशन के फॉर्मेट में। नेक्स्ट काम हमारा रह जाता है कि R0 की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो R0 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको भी हमने बताया कि ये पोजीशन पता करते हैं। तो R0 1 पे है तो 1 तो कैलकुलेट कर रहे हैं। सेंडर पर हमने कहा था कि ये फर्स्ट वाले पोजीशन को हम नहीं लेते हैं, तो इसको यदि हम इग्नोर करें फर्स्ट पोजीशन सेंडर के लिए, रिसीवर पर ये भी यूज होगा। तो 3 से हम काम करते हैं। 3 पर आप जाइए, 3 पर कौन सा वैल्यू है, 3 पर 0 है, इस 0 को हमने यहाँ पे रख दिया। 5 पे कौन सी वैल्यू है, 5 पे जाइए, 5 पे 1 है, इस 1 को हम यहाँ पे रख दिए। 7 पे कौन सा है, 0 है, 0 को हमने यहाँ पे रख दिया। 9 पे जाइए, 9 पे 1 है, 1 को हमने यहाँ पे रख दिया। और लास्ट में 11 है, 11 पे जाइए, 11 का ये 0 हम उठाकर यहाँ पे रख दिए। तो 3 5 7 9 11 का वैल्यू क्या है इस फॉर्मेट में वो हमको मिल गया और उसको हम यूज कर लिए। अब इसी को यूज करते हुए आप चेक कीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ 1 की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ 1 की संख्या आपका 2 है और इवन पैरिटी के लिए हमको पैरिटी बिट क्या लेना होगा, ऊपर बताया था पैरिटी बिट। तो चूंकि ये ऑलरेडी इवन है तो इसकी इवन पैरिटी 0 होगी और यही 0 हमारा यहाँ पर ऐड होगा। देन R1 निकालिए। R1 निकालने के लिए हम यूज करते हैं, ये मेरा R1 है, सेकेंड पोजीशन का तो हम फाइंड आउट ही कर रहे हैं।
3 पे जाइए, 3 पे आपका 0 है, इस 0 को हमने यहाँ पे रखा। 6 पे 0 है, इस 0 को हमने यहाँ पे रखा। 7 पे अगेन 0 है, इस 0 को यहाँ पर रख रहे हैं। 10 पे हमारा 1 है, इस 1 को हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये 1 है। और लास्ट में 11 है, इस 11 पे 0 है, 0 को हमने यहाँ पे रखा। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ है, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा को रख रहे हैं। अब इस डेटा को रखने पर नंबर ऑफ 1 को काउंट कीजिए, तो ये 1 है, और इवन पैरिटी के लिए एक्स्ट्रा बिट हमको 1 देना पड़ेगा। तो इसकी इवन पैरिटी हो गई 1, और इसी 1 को हम इस लोकेशन पर रख दिया। देन R2 को कैलकुलेट करते हैं। 4th पोजीशन नहीं, 5 6 7 चाहिए, तो 5 पे जाइए। 5 पे हमारा 1 है, इस 1 को हमने यहाँ पे रख दिया। देन 6 पे जाइए, 6 पे 0 है, 0 को हमने यहाँ पर रखा। 7 पे जाइए, 7 पे 0 है, 0 को हमने इस लोकेशन पे रखा। 12 पे जाइए, 12 पे 1 है, 1 को उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। तो इस तरह से आपके पास इसकी सारी वैल्यूज आ गई। 13 14 15 की जरूरत नहीं है। अब यदि इसको आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 की संख्या 2 है, इसलिए इसके इवन पैरिटी 0, और इस 0 को इसके पोजीशन पे रख दीजिए। R2 को यहाँ पे रख दीजिए। हमने कलर भी दे रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब लास्ट में हमारे पास R3 है। 8 का तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब 8 का कैलकुलेशन यदि कर रहे हैं तो हमको 9 पे जाना होगा। 9 पे हमारा 1 है, इस 1 को यहाँ पे रखा। 10 पे गए, 10 पे 1 है, इस 1 को हमने यहाँ पे रखा। 11 हम पे गए, 11 का 0 हमने इस लोकेशन पे रखा, और 12 पे गए, 12 पे 1 है, ये 1 यहाँ पे आया। अब इसको यदि आप चेक करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी नंबर ऑफ 1 की संख्या इस लोकेशन पर 3 आ रहे हैं, तो इसकी इवन पैरिटी 1 होगी, और इस 1 को हमने इस जगह पे डाल दिया। इस तरह से हमारा अब ये कंप्लीट हो गया फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट को हम सेंड करेंगे रिसीवर को। सॉरी, अब इसको हम रिसीवर को सेंड करेंगे। तो रिसीवर को जब सेंड करेंगे तो ये R0 R1 R2 R3 का वैल्यू नहीं चेंज होगा, वही रहेगा। लेकिन जो डेटा हमारा D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 है, वो रिसीवर पर क्या मिला है, ये मेरा सेंडर का डेटा है, जो कि अभी हमने आपको वहां से कट करके यहाँ पे पेस्ट किया है। अब रिसीवर का हम देखेंगे कि रिसीवर पर कौन सा डेटा मिल रहा है। वो 8 बिट का डेटा हम रिसीवर से उठा कर लाएंगे। ये मेरा रिसीवर का डेटा है। इस रिसीवर के डेटा को हम यहाँ से लेकर चलते हैं अपने रिसीवर पोर्शन पर कैलकुलेट करने के लिए। ये सेंडर का डेटा हमको मिल चुका है। अब इसी सेंडर के डेटा को हम कह सकते हैं देयरफॉर द सेंडर डेटा एंड रिडंडेंसी सीक्वेंस क्या है। तो इस पूरे को लिख डालिए 1011 1011 देन 1 00 00 10 10 देन 010। ये मेरा सेंडर ने इस डेटा को सेंड किया। अब रिसीवर के पास क्या जा रहा है, रिसीवर के पास जो हमारा डेटा जा रहा है, इसको पहले हम ऐड करते हैं। ये रिसीवर का डेटा है। अब इसी डेटा का ये D0 देखिए आप, ये मेरा D0 है, D0 पे रखेंगे ये 0। ये मेरा D1 है, D1 पे रखेंगे, D1 हमारा यहाँ पर है। ये मेरा D2 है, D2 पे रखेंगे 0। ये मेरा D3 है, D3 पे रखेंगे। देन ये मेरा D4 है, 1 D4 इस लोकेशन पर आया है। ये मेरा D5 है, D5 0 यहाँ पे रखा गया। ये मेरा D6 है, ये इस जगह पे रख दिया, और ये मेरा D7 है जो कि हमने यहाँ पे रख दिया। ये रिसीवर का डेटा है। तो रिसीवर का डेटा इसमें जो आसमानी कलर से है उसको हम चेंज करेंगे, और जो रिडंडेंट बिट का डेटा है जो 0 1
0 1 है वो वही रहेगा, इसमें हमको चेंज नहीं करना है। ये डेटा रखने पर रिसीवर का ये फॉर्मेट हो गया, यहाँ पर ये रिसीवर का फॉर्मेट हो गया। और अब फिर से हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जो इसके पहले रिसीवर पर यूज किए थे। रिसीवर पर हमने क्या किया था वो आप देखिए, R0 को कैलकुलेट करने के लिए 3 5 7 9 11 को यूज किया था, लेकिन अब हम यूज करेंगे 1 3 5। यही बात बता रहे थे कि सेंडर पर फर्स्ट पोजीशन को नहीं हम यूज करते हैं, सेकंड से काम करते हैं, लेकिन रिसीवर पर हम फर्स्ट पोजीशन से काम करते हैं। तो R0 कैलकुलेट करने के लिए हम 1 पोजीशन पर क्या है, 1 पर 0 है, इस 0 को हमने यहाँ पे रखा। 3 पर क्या है, 0 है, इस 0 को हमने यहाँ रखा। 5 पे क्या है, 1 है, 1 को हमने यहाँ पर रखा। 7 पर क्या है, 0 है, 0 को हमने इस लोकेशन पे रखा। 9 पर क्या है, 1 है, 1 को हमने रखा। और 11 पे क्या है, 0, वो 0 को हमने यहाँ पे रख दिया। अब फिर से इसकी इवन पैरिटी फाइंड आउट कीजिए। तो यदि हम फिर से इवन पैरिटी निकालते हैं तो इवन पैरिटी आप चेक कर सकते हो कितना आ रहा है। इसकी इवन पैरिटी हमारी आ रही है 2 डेटा बिट में है, तो इवन पैरिटी 0 होगा। इस बार इस 0 को यहाँ नहीं रखना है, इसको नीचे ले जाना है, जो हम बाद में देखेंगे। यही 0 को हम नीचे ले गए। इसी तरह से R1 को कैलकुलेट कीजिए। R1 को कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड पोजीशन पर 1 है, इस 1 को यहाँ रखा। 3 पे 0 है, 0 को हमने यहाँ रखा। 6 पे 0 है, 0 को रखा हमने यहाँ पे। 7 10 0 ये है हमारा, और 11 0 ये हमारा ये लास्ट वैल्यू है। इसको आप चेक कीजिए तो आपको डेटा मिल रहा है 1 डेटा बिट में हमारा वैल्यू है। इसकी इवन पैरिटी निकालेंगे तो 1 होगा और इस 1 को हम नीचे ले जाएंगे। इसी तरह से R2 निकालिए। 4 5 6 7 12, 4 5 6 7 0 1 0 0 0 1 0 0 और 12 पे 1 है। 1 यहाँ पे नंबर ऑफ 1 की संख्या 2 ऑलरेडी है, तो इसकी इवन पैरिटी 0। इसी तरह से R3 निकालिए। 8 9 10 11 12, 8 से 12 तक 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 और इसकी इवन पैरिटी निकाल दिया। अब इवन पैरिटी निकालने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है, 0 को हम 0 रख दिए, 1 को हम यहाँ 1 रख दिए, 0 को ये 0 रख दिया और ये 1 यहाँ रख दिए। तो जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। नोट किया तो 1010 जो कि बाइनरी वैल्यू है। इस बाइनरी वैल्यू का डेसिमल वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू होती है 1, ये 2, ये 4, डबल होता जाता है ये, और ये 8। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। अब इस पूरे को ऐड कर दें तो हमको इसका वैल्यू डेसिमल वैल्यू निकल जाएगा 10। ये हमारा 10 है डेसिमल वैल्यू। कहने का मतलब है कि उस 12 पोजीशन में आपका जो 10वां पोजीशन पर बिट है वहीं पर एरर है। तो इस तरह से आप किस पोजीशन पर एरर है वो आपने डिटेक्ट कर लिया कि इस पोजीशन पर एरर है। अब उसी डेटा को हम यहाँ पर 10th पोजीशन पर जो दिया हुआ है उसको इन्वर्ट करेंगे, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो हमारा करेक्शन हो जाएगा। तो पोजीशन हमने डिटेक्ट कर लिया, करेक्शन के लिए हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 10th पोजीशन पर क्या है, आप डेटा को देखिए पहले। ये 10th पोजीशन पर 0 है, 0 को यदि हम 1 कर दें तो आप देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा ये दिया हुआ है 100, ये रिसीवर का डेटा है। और यदि आप गौर करेंगे तो ये मेरा सेंडर का डेटा है। अब सेंडर का डेटा में ये कह रहा है कि पोजीशन नंबर 10th पर एरर है, तो इसको हमें 1 करना है, यानी D5 को। तो ये D7 D6 D5 ये हमारा है लेफ्ट से 3rd पोजीशन। इसको यदि हम 1 कर दें तो आप देखिए मैच कराइए ऊपर से 10 10 11 00 10। इसको 1 करने से आपका डेटा करेक्ट हो जा रहा है। इस तरह से हम
अपना पोजीशन पता करते हैं और उस पोजीशन के बिट को हम चेंज करते हैं, कंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारा करेक्शन होता है। यही चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। 10th पोजीशन पर हमारा एरर था, 10th पोजीशन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये मेरा सेंडर का डेटा है जो उसने भेजा, और ये 10th पोजीशन है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 बिट को यदि हम 0 को 1 कर दें तो हमारा ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। इस तरह से हम हैमिंग कोड को यूज करते हुए सिंगल बिट एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।